जंग के मैदान में खौफनाक सन्नाटा था और कोई आवाज़ नहीं थी सिवाय हथियारों की खनकने की और फौजियों की चलती तेज सांसों की। ये साल था 490 कबल-उज़-मसीह, जब एक बहुत बड़ी तादाद में पर्शियन आर्मी ग्रीस में मैराथन के मकाम पर पहुंची और उसका हदफ सिर्फ एक था, ग्रीक्स को नस्तो नाबूद कर देना। लेकिन फिर जो उसके बाद हुआ उसने तारीख बदल कर रख दी। लेकिन ये छोटी और हकीर दिखने वाली ग्रीक आर्मी ये क्या कर रही है? इसके फौजी हथियारों से लैस साजो सामान के साथ तेज़ी से पर्शियन आर्मी की तरफ भाग रहे हैं। जी हाँ, पर्शियन आर्मी की तरफ भाग रहे हैं। और इस नज़ारे ने पर्शियन आर्मी को फ्रीज करके रख दिया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करें। ग्रीक सोल्जर्स की स्पीड की वजह से पर्शियन आर्मी वॉज कॉट ऑफ गार्ड। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करें, जिसके बाद ग्रीक्स ने उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो ग्रीक्स की ये स्ट्रैटेजी आखिर क्यों कारआमद साबित हुई? तो जवाब सिर्फ एक है, स्पीड। ग्रीक्स ने एक बहुत बड़ी आर्मी का सामना सिर्फ ताकत से नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने कम तादाद में होने के डिसएडवांटेज को स्पीड की मदद से एडवांटेज में तब्दील कर लिया और वो कामयाब साबित हुए और अपने दुश्मन को बुरी तरह सरप्राइज करके उन्होंने ये जंग जीत ली। और ये लेसन सिर्फ जंग के मैदान में अप्लाई नहीं होता, बल्कि ये ज़िंदगी के दूसरे शोबों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि कारोबार। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और बिलियनर्स जैसे कि एलॉन मस्क और जेफ बेजोस के लिए आज भी स्पीड सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है उनके बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए, जिस पर बेस करते हुए उन्होंने अमेज़ॉन, टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चरल बिजनेसेस बनाए। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी ऑफ स्पीड को समझेंगे और मैं आपसे 3 ऐसी वॉर स्टोरीज शेयर करूंगा जिसमें स्पीड ने अंडरडॉग्स यानी कि वो लोग जो डिसएडवांटेज पे थे उन्हें एडवांटेज दिलाया और जिताया, और आप कैसे स्पीड को अपनी ज़िंदगी के दूसरे शोबात में इस्तेमाल कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वॉर टाइम नेशन, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ऑडियो स्टोरी की तरह अपने कम्यूट के दौरान या फिर दूसरे काम करते हुए सुने और इसमें बताए गए लेसन्स को समझने की कोशिश करें। तो मेरा नाम है हारिस खान और मैं जंग के मैदानों से लेकर आज के बिजनेसेस तक में मिलने वाले वॉर टाइम लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लेसन्स को समझता और आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देख रहे हैं वॉर टाइम लीडर डिकोड्स। तो सबसे पहली वॉर स्टोरी है बैटल ऑफ मैराथन, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। तो 490 कबल-उज़-मसीह में पर्शिया दुनिया की सुपर पावर था और उसका हदफ था ग्रीस को कॉन्कर करना, और उसके पास इतनी बड़ी आर्मी और इतने जहाज थे कि ताहद्दे निगाह आपको सिर्फ फौजी और उनके जहाज नज़र आते और उनके सामने उनके मद्दे मुकाबल ग्रीक्स बहुत थोड़ी तादाद में थे और उन्हें ये पता था कि वो एक लंबी जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्हें कुछ ऐसा सोचना था जिससे वो अपने घर को बचा सकें। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, जंग का मैदान सजा है और सिर्फ 10,000 ग्रीक्स अपने सामने 5 गुना बड़ी पर्शियन आर्मी को देख रहे हैं, जिसके पास ट्रेंड कैवलरी और आर्चर्स मौजूद थे, यानी कि घुड़सवार और तीरंदाज अपनी अपनी पोजीशंस लेके खड़े थे। कंपैरेटिवली ये ग्रीक सोल्जर्स ज़मीन पर लड़ने वाले फौजी थे और भारी जंगी लिबास पहने अपने हथियार लिए पर्शियन आर्मी के सामने खड़े थे। तो अब हुआ ये कि ग्रीक कमांडर मिल्तियादस ने ये सोचा कि अगर अब उसने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया, कोई बोल्ड मूव नहीं लिया, तो फिर उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ उसे एक तरकीब सूझी और उसने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि वो बर्क रफ्तारी से पर्शियन आर्मी की तरफ भागें, और उसके फौजियों ने ऐसा ही किया। तो पर्शियन आर्मी जो ये सोच रही थी कि ग्रीक्स अपने आप को एक इतनी बड़ी फौज से डिफेंड करेंगे, अब वही ग्रीक्स उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे, जिसने उन्हें फ्रीज करके रख दिया और उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करें। और ग्रीक्स की इस स्ट्रैटेजी ने पर्शियन आर्मी की कैवलरी और आर्चर्स को बिल्कुल नाकारा बना दिया और उन्हें वो मौका ही नहीं दिया कि वो उन पर अटैक कर सकें। अब जंग के मैदान में भगदड़ मच गई और बिल्कुल कियोस हो गया। ग्रीक्स की इस स्ट्रैटेजी ने एक ऑर्गेनाइज्ड पर्शियन आर्मी को डिसऑर्गेनाइज्ड कर दिया और उन्हें ये मौका ही नहीं दिया कि वो वापस ग्रुप की शक्ल इख्तियार करें, और देखते ही देखते ग्रीक्स ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया और पर्शियन फौजी अब भागना शुरू हो गए। और ग्रीक्स की इस स्ट्रैटेजी ऑफ स्पीड ने उन्हें एक हारी हुई जंग जिता दी। तो यहाँ लेसन क्या है? लेसन सिंपल है, स्पीड सिर्फ फिजिकल नहीं होती बल्कि स्पीड मेंटल भी होती है। इट्स अबाउट मेकिंग क्विक एंड डिसाइसिव मूव्स जो आपके ओपोनेंट को फ्रीज कर दे और आपके डिसएडवांटेज को एडवांटेज में तब्दील कर दे। तो चाहे जंग हो या ज़िंदगी, तेज़ी से सोचना और एक्ट करना अक्सर हार और जीत के बीच का फ़र्क पैदा करता है। तो सेकेंड वॉर स्टोरी है जर्मन्स की जानिब से वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल की जाने वाली ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी की। मगर उससे पहले
मैं अपनी वॉर टाइम नेशन कम्युनिटी को ग्रो कर रहा हूँ। तो अगर मेरे कंटेंट से आपको कोई फ़ायदा होता है, कोई इन्फॉर्मेटिव वैल्यू मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाकर मेरी कम्युनिटी का पार्ट बने, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी लाइफ का वो कौन सा एरिया है जहां आप स्पीड की स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्टोरी। तो फास्ट फॉरवर्ड टू 1940, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और पूरी दुनिया हालत जंग में थी। तभी जर्मन्स ने अपनी इनफेमस ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया, यानी कि लाइटनिंग फास्ट मेथड ऑफ वॉरफेयर, मतलब बर्क रफ्तारी को जंगी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करना। तो पूरी वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन्स ने एलाइज को फेस किया जिनके पास बहुत बड़ी और ताकतवर आर्मीज थी, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। तो इन तमाम बड़ी आर्मी से लड़ने के लिए जर्मन्स ने अपनी पूरी वॉरफेयर स्ट्रैटेजी ही स्पीड के अराउंड बनाई। तो वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने डिफेंसेस मजबूत बना लिए थे। फ्रांस जो कि जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि नेबरिंग कंट्री, और ब्रिटेन वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो उनका ख्याल था कि जर्मनी के साथ जंग बहुत तवील अरसे तक चलेगी और एक स्लो और वॉर्न आउट कॉन्फ्लिक्ट में जर्मनी के अगेंस्ट उनको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वैसे ही बहुत कमज़ोर था और उसके पास ऐसी इकोनॉमी नहीं थी जो एक लंबी वॉर को सपोर्ट कर सके। और अजीब बात यह है कि जर्मन भी ये बात जानते थे कि वो एक लंबी तवील जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी वॉरफेयर स्ट्रैटेजी स्पीड के अराउंड बनाई और अपनी इन्फेंट्री, टैंक्स और एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेटेड लाइटनिंग अटैक्स किए, जिसका नाम ब्लिट्जक्रीग बन गया और जिसने फ्रांस और ब्रिटेन को स्टन करके रख दिया। अब ज़रा सीन को इमेजिन करें। फ्रांस और जर्मनी की ज्योग्राफी मोस्टली प्लेन लैंड्स पर बेस करती है। अब इन प्लेन लैंड्स में जर्मन टैंक्स बहुत तेज़ रफ्तारी से फ्रांस में दाखिल हो रहे हैं और फ्रांस के डिफेंसेस को तोड़ते हुए अंदर घुस रहे हैं। और ज़मीन पर टैंक्स हैं, आसमान पे जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे बॉम्बिंग कर रही है और की पोजीशंस को टारगेट बना रही है ताकि कम्युनिकेशन को बिल्कुल तबाह कर दे। और टैंक्स के पीछे जर्मन फोर्सेस अंदर जा रही हैं फ्रांस में और जो कुछ बचा है उस सबको ख़त्म करते हुए जंग को कंक्लूड कर रहे हैं। सिर्फ 6 वीक्स यानी कि 6 हफ्तों में जर्मनी ने फ्रांस जैसे बड़े मुल्क पर, जिसके पास एक बहुत बड़ी फौज थी, उस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पूरी दुनिया शॉक में थी कि ये कैसे हुआ। फ्रेंच आर्मी जो कि बहुत बड़ी थी वो बहुत स्लो भी थी और वो अपने दिफा में ब्लिट्जक्रीग को नहीं रोक सकी। तो लेसन सिंपल है, स्पीड फोर्सेस योर ओपोनेंट्स टू प्ले बाय योर रूल्स। मतलब स्पीड आपके दुश्मनों को या आपके मद्दे मुकाबिल लोगों को फोर्स करती है कि वो आपके मुताबिक चलें, वो आपके मूव्स के हिसाब से अपने मूव्स तश्कील दें, वो आपके पेस को फॉलो करें। इससे उनके प्लान्स डिसरप्ट हो जाते हैं और आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं जो इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बिजनेस में ये बहुत कारआमद स्ट्रैटेजी है जिस पर बहुत से बड़े बिजनेसेस काम करते हैं। इट्स लाइक लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट और उसे तेज़ी से मार्केट में टेस्ट करना और ये देखना कि वो किस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए फिट बैठता है, ताकि जब तक आपके कंपेटिटर को ये पता चले कि उस प्रोडक्ट की एक मार्केट भी है, आप उस मार्केट के अंदर लीड कर रहे हो। तीसरी वॉर स्टोरी है बैटल ऑफ गॉगमेला की। चले तारीख में वापस चलते हैं 331 कबल मसीह में, जब दुनिया की तारीख का एक बहुत अहम बैटल लड़ा गया, द बैटल ऑफ गॉगमेला, जहां अलेक्जेंडर द ग्रेट की छोटी ग्रीक आर्मी को किंग डैरियस III की एक बहुत बड़ी पर्शियन आर्मी का मुकाबला करना था। हर बार की तरह इस बार भी पर्शियंस अलेक्जेंडर की ग्रीक फोर्सेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थे, मगर अलेक्जेंडर ही वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार दुनिया में बैटल ऑफ गॉगमेला में स्पीड को एज अ वॉरफेयर स्ट्रैटेजी मुतारिफ कराया। तो जंग का मैदान बिल्कुल प्लेन था, जो कि पर्शियन घोड़ों और शैरियट्स के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करता था। और डैरियस ने अपनी आर्मी को इस तरह पोजीशन किया था कि वो कॉन्फिडेंट था कि उसकी आर्मी अलेक्जेंडर की मैसेडोनियन ग्रीक आर्मी को बहुत आराम से कुचल कर रख देगी। लेकिन अलेक्जेंडर के पास कुछ और प्लान था। जैसे ही जंग शुरू हुई, अलेक्जेंडर की कैवलरी ने स्ट्रेट अप जाने की बजाय एक एंगल पे पर्शियन आर्मी पर अटैक किया, जिसको पर्शियंस ने एक अनकोऑर्डिनेटेड अटैक समझा और अपनी फॉर्मेशन को उसके हिसाब से बदल दिया। जिसके बाद अलेक्जेंडर ने डायरेक्ट डैरियस पर चार्ज किया और अपनी फोर्सेस के साथ पर्शियन किंग पर तेजी से अटैक किया। अलेक्जेंडर की इस स्ट्रैटेजी ने पर्शियन आर्मी में गैप्स क्रिएट कर दिए, जिसमें ग्रीक्स दाखिल हो गए और डैरियस को शॉक करके रख दिया, जिसके बाद उसे समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करे
और देखते ही देखते वो जंग के मैदान से फरार हो गया, जिसके बाद पर्शियन आर्मी बिना अपने लीडर के जंग में मौजूद थी और अलेक्जेंडर की फोर्सेस ने उनको तबाह करके रख दिया। हर तरफ पैनिक और केओस हो गया और पर्शियन फौजियों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, जिसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने करियर की सबसे अहम विक्ट्री समेटी। तो लेसन सिंपल है, स्पीड सिर्फ फिजिकल मूवमेंट की तेजी का नाम नहीं होता, बल्कि स्पीड इज अबाउट मेकिंग क्विक डिसीजंस और एक्टिंग डिसाइसिवली, यानी कि जब मौका हो, जिसे कहते हैं कि मौके पर वार करना। तो जब अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रेजेंट करे तो आप बिना ज़्यादा सोचे उसे ग्रैब कर लें। दिस इज कॉल्ड स्पीड। तो अब आप ज़रूर सोचेंगे कि लाइफ में ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने प्लानिंग में पढ़कर या पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस में पढ़कर मिस कर दी, जो कि अगर आप स्पीड के साथ एक्शन लेते तो ज़रूर कैप्चर कर सकते थे। और स्पीड की मिसाल, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, सिर्फ जंग के मैदानों तक महदूद नहीं है, बल्कि मॉडर्न बिजनेसेस से भी हमें मिलती है। बिकॉज दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हैं और बिलियनर्स हैं, वो स्पीड को बहुत अहमियत देते हैं। अमेजॉन की मिसाल लें, जेफ बेजोस ने अमेजॉन को स्पीड के साथ एक बहुत बड़ी एम्पायर बना दिया। फास्टर डिलीवरीज, लेस टाइम इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स और बिजनेस ऑपरेशंस को बहुत स्विफ्टली और तेज़ी के साथ कंडक्ट करना, यह अमेज़ॉन का खासा है। एक वक्त था कि जब दूसरी कंपनीज लॉजिस्टिक्स को डिस्कस कर रही थी और ये फिगर आउट कर रही थी कि वो उसको किस तरह करें, अमेज़ॉन ने डिसाइसिवली एक्ट किया और अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ दिया और आज वो ई कॉमर्स मार्केट का किंग है। स्पीड अलाउड अमेज़ॉन टू डोमिनेट द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। एलॉन मस्क को दूसरे शख्स हैं जो एक जिंदा मिसाल है स्पीड को एग्जीक्यूट करने की। और आप सब ने ये देखा होगा कि किस तरह उन्होंने ट्विटर पर टेक ओवर किया और उसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बीच के वो तमाम स्टेजेस जिससे वो गुजरा, तो वो कितना फास्ट था। यहाँ तक कि अगर हम स्पेस एक्स की बात करें तो मस्क का इनिशियल ऑब्जेक्टिव था रॉकेट्स को स्पेस में लॉन्च करना, मगर उन्होंने बहुत तेज़ रफ्तारी से ना सिर्फ रॉकेट्स लॉन्च किए बल्कि उनको मैन्युफैक्चर भी करना शुरू कर दिया और रीयूजेबल रॉकेट्स के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो दुनिया के बड़े बिलियनर्स और सक्सेसफुल लोग स्पीड को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और हम भी अपनी लाइफ्स में स्पीड को यूज़ करके बहुत आगे जा सकते हैं। ज़ारा एक और एग्जाम्पल है जो कि दुनिया के बड़े फैशन जाइंट्स में से एक है। उसका बिजनेस मॉडल प्योरली स्पीड के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है, जहां दूसरे ब्रांड्स अपने सीजनल कलेक्शंस मुतारफ कराते हैं जिनको लाने में महीनों लगते हैं, तो वहीं ज़ारा अपने फास्ट फैशन स्ट्रैटेजी पर इम्प्लीमेंट करते हुए हफ्तों में ये काम करता है और जो भी फैशन ट्रेंडिंग हो उस पर जल्द से जल्द कपड़े बनाकर अपने स्टोर्स में प्रोवाइड करता है ताकि लोगों को वो मिल सके जो उन्हें अभी चाहिए। और इसी स्ट्रैटेजी पर बेस करते हुए ज़ारा आज दुनिया के बड़े ब्रांड्स में शामिल है और उसने इंतहा से ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाए और अपनी इसी रैपिड प्रोडक्शन साइकिल की वजह से वो आज दुनिया के प्रॉफिटेबल फैशन रिटेलर्स में से एक है। लेकिन स्पीड को अपनी ज़िंदगी में किस तरह इस्तेमाल किया जाए। अब मिसाल के तौर पे मेरी एग्जांपल लेते हैं। मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट होना था और अपने वॉर टाइम नेशन कम्युनिटी को ग्रो करना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं या वो कौन लोग हैं जो उस कंटेंट में इंटरेस्टेड होंगे जो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने बजाय ये तमाम चीज़ें प्लान करने के और कॉम्प्लेक्सिटीज़ में पढ़ने के, मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया और बनाते बनाते ये फिगर आउट कर रहा हूँ कि आपको क्या पसंद है या वो कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए भी हेल्पफुल है और आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेगी, जिस पर मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो स्पीड के साथ एग्जीक्यूट करते हुए मेरी कम्युनिटी भी ग्रो हो रही है, आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट भी हो रहा हूँ और मेरी अपनी स्किल भी बेहतर हो रही है और मैं उन तमाम चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेंगे, कभी ना कभी ज़रूर करेंगे। और इसी स्ट्रैटेजी को हम अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज़ में भी बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि स्पीड सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है, इट्स अ माइंडसेट। तो चाहे मैराथन के मकाम पर भागते हुए ग्रीक सोल्जर्स हों या फिर यूरोप में होती हुई जर्मन ब्लिट्जक्रीग या अलेक्जेंडर का गॉगमेला में अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना, स्पीड ही वो गेम चेंजर है जिसने इन तीनों जगहों पर डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट किया। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए, आप अपनी ज़िंदगी में स्पीड का इस्तेमाल किस तरह करेंगे? चाहे आपका करियर हो, बिजनेस हो या फिर पर्सनल गोल्स हो, याद रखें स्पीड इज़ दी ओनली थिंग दैट कैन टर्न द ऑड्स इन योर फेवर। तो स्ट्रैटेजिकली सोचें और स्पीड के साथ एग्जीक्यूट करें और आप देखेंगे कि किस तरह नताइज आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन से 3 बड़े स्ट्रैटेजिक फेलियर्स थे जिन्होंने नोकिया जैसे बड़े जाइंट को नीचे गिरा दिया? जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। और नेपाल में मुसलमानों की 500 साल हिस्ट्री को आज कैसे इस्लामोफोबिया का खतरा लाहक है,
जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।